नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी का जो मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है, वह ग्लोब को माना गया है। उसमें भूगोलवेत्ताओं ने किसी जगह की स्थिति को समझाने दर्शाने के लिए दो प्रकार की रेखाएं खींची हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है, जो कई प्रकार के होते हैं। छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब की जिसे हम अपने जेब में रख करके भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। और इन पर जो रेखाएं खींची गई हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अक्षांश रेखाएं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। इन रेखाओं की संख्या 180 है। और साथ ही साथ इन रेखाओं की स्थिति के बारे में हम जाने कि ये रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव है, 90 रेखाएं उत्तर की ओर खींची गई हैं, जबकि 90 रेखाएं दक्षिण की ओर हैं। कुल मिलाकर के यह 180 रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर होता है। उत्तर ऊपर ऐसे याद रख सकते हैं आप। दो अक्षांशों के मध्य जो ये दो अक्षांश हैं, इनके मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है, जो पृथ्वी में होता है। ये जो रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत रेखा पर तो लंबी हैं, भूमध्य रेखा पर तो लंबी हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, इनकी जो लंबाई है कम होती जाती है, जबकि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने पर इनकी लंबाई शून्य हो जाती है। तब इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है या घटती है। इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लंबाई जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगी, और जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ेगी। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, ये आप उस समय देख सकते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी तो बढ़ेगी इनकी लंबाई, जबकि विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी जो लंबाई है ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। साथ ही साथ इनसे प्रश्न और भी पूछे जाते हैं कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच कुछ प्रमुख कटिबंध हैं और इनसे वृत्त बनते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं हम। जैसे ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आने पर इनके जो वृत्त होते हैं, वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाती है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं, इनके वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त का जो आकार है, उसमें वृद्धि हो रही है। जब हम विषुवत रेखा पर आते हैं तो इससे एक बृहत वृत्त का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बृहत बृहत अक्षांश रेखाओं से कितने बृहत वृत्तों का निर्माण होता है, तो अक्षांश रेखाओं से एक बृहत वृत्त का निर्माण होता है। अब समझने वाली बात यह है कि बृहत वृत्त कहते किसे हैं। बृहत वृत्त उसे कहते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे बृहत वृत्त कहते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी पर जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये कुछ एक महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उनके विषय में हम
चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है और अपने कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। तो इसलिए जो ये 23.5 अंश है और 66.5 अंश है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है अक्षांशों की दृष्टि से। इसलिए यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। हम समझें कि जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, और उसके ऊपर उत्तर में और दक्षिण में नीचे क्या कहलाता है, और ध्रुवों में यही स्थिति क्या कहलाती है। तो इससे पहले हम जाने कि जैसे कि आप देख रहे हैं पृथ्वी के बीच से लगभग भूमध्य कहने का तात्पर्य है, भूमध्य रेखा खींची गई है। भूमध्य कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के जो बीच से खींची गई है। भू मतलब पृथ्वी धरा और मध्य मतलब बीच से। पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, जबकि 23.5 दक्षिण में मकर रेखा है, और 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है या नहीं आर्कटिक वृत्त है, जबकि दक्षिण में 66.5 डिग्री पर या अंश पर हम कह सकते हैं अंटार्कटिक वृत्त है। अब इनके बीच जो कटिबंध बनते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सूर्य वर्ष भर मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही घूर्णन करता है, चमकता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ से कहाँ तक? मकर रेखा से कर्क रेखा तक। इन क्षेत्रों में सूर्य एक दिन निश्चित तौर पर सर के ऊपर होता है, जबकि 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण से ऊपर और नीचे न जाने के कारण इसके उत्तर में और दक्षिण में सूर्य कभी भी ठीक सर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर उतना तापमान नहीं रहता है। इस जो यह पृथ्वी के 0 से 23.5 का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, लगभग एक बार सीधा चमकता है, और इन्हीं के बीच होने के कारण यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, ठीक रहता है, और इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि 23.5 से 66.5 के बीच में उत्तर और दक्षिण में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी कम पड़ती हैं, और उष्ण कटिबंध के नज़दीक में है यह क्षेत्र, और शीत कटिबंध के भी नज़दीक में है या नहीं, एकदम शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच में है। इसलिए 23.5 से 66.5 अंश के बीच के क्षेत्र को उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जबकि दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, तो 23.5 से 66.5 उत्तर में भी ऑप्शन हो सकता है, दक्षिण में भी, तो दोनों ही गोलार्धों में है। और साथ ही साथ 66.5 से 90 अंश उत्तर एवं 90 अंश दक्षिण के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तर में होंगे तो हम 66.5 से ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, जबकि दक्षिण में होंगे तो 66.5 से नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साल भर लगभग ठंड रहती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। यह क्षेत्र बिल्कुल ठंडा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। ये तो थी बात अक्षांशों की। अब हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के विषय में। देशांतर रेखाएं क्या हैं, आइए जानें इसके विषय में। देशांतर रेखाओं के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या
80 है, लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या ठीक इसके दुगनी है, या नहीं 360। जो देशांतर रेखाएं थी वह पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई थी, जबकि जो ये देशांतर रेखाएं हैं यह उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई हैं। जो ये एक अक्षांश है इस पर सभी 360 देशांतर होते हैं। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक अक्षांश के मध्य कितने देशांतर रेखाएं हो सकती हैं, या कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो एक अक्षांश पर ये पूरे के पूरे 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। यह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आप जानते हैं। और देशांतर रेखाओं के विषय में हम चर्चा करें तो यह भूमध्य रेखा की ओर तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पर यह एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं। हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घट जाती है। और देशांतर रेखाओं की लंबाई तो नहीं घटती है। यहाँ पर जो ध्रुवों पर होता है इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, बीच की दूरी घटती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वह कहाँ पर ज़्यादा रहती है, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा की ओर। तो कहाँ पर ज़्यादा रहती है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा रहती है, जबकि इसके बीच की दूरी जो होती है ध्रुवों पर कम होती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जहाँ अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों पर कम हो रही है, वहीं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। अक्षांशों को क्या है कि ये समकोण पर काटते हैं, प्रत्येक अक्षांश पर ये 360 होते हैं और अक्षांशों को समकोण पर काटते हैं। इनके बीच से एक मध्याह्न रेखा खींची गई है, प्रमुख यामनोत्तर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच भी कहते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से यह रेखा खींची गई है। यहाँ से समय का निर्धारण होता है, और यहाँ से जो पूर्व की ओर होते हैं उनका समय आगे की ओर चलता है, जितना देशांतर आगे होता है उतना आगे होता है। आइए इसे समझते हैं। जैसे जैसे हम यामनोत्तर रेखा या ग्रीनविच से पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर रहता है। पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर, मतलब एक देशांतर की दूरी लगभग 4 मिनट में तय करती है, और जो 1 घंटे का समय है उसमें लगभग पृथ्वी 15 डिग्री या 15 अंश घूम जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जबकि 15 देशांतर घूमेगी या 15 डिग्री देशांतर घूमेगी तो पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगेगा। जब 15 डिग्री, क्योंकि 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट में पृथ्वी 1 घंटे 60 मिनट में पृथ्वी 15 अक्षांश घूम जाती है। 1 मिनट में 4 मिनट में एक देशांतर, जबकि 60 मिनट में 15 देशांतर। ऐसे ही हम इसे देख सकते हैं। और जो भारत का समय निश्चित किया गया है वह इलाहाबाद के नैनी से किया गया है, जो अक्षांश
82.82 पर है। 82.82 पर होने से यहाँ पर जो समय होता है 82 गुणा 4 करें तो हम 5.5 घंटे का समय होता है लगभग। और यहाँ से 5.5 घंटे का समय भारत का आगे है। जबकि हम पश्चिम की ओर आएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय घटते जाएगा और उतना समय कम होता जाएगा। इसके साथ साथ जो यह देशांतर रेखाएं हैं, ये प्रत्येक 2 देशांतर रेखाएं एक बृहत वृत्त का निर्माण करती हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये रेखा है, ठीक इसी के विपरीत में यहाँ भी एक रेखा होगी, ऐसे इसके पीछे, ऐसे इसके नीचे से, मतलब इसके पीछे। तो यह प्रत्येक जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, यह पृथ्वी को एक बृहत वृत्त में बांटते हैं। इसलिए जो देशांतर रेखाएं हैं, इनसे 180 बृहत वृत्त बनते हैं, क्योंकि 360 रेखाएं हैं, प्रत्येक 2 रेखाएं। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये है ठीक इसके विपरीत में, क्योंकि ये पृथ्वी आधी दिखाई दे रही है लगभग, इसके विपरीत में भी यही रेखा होगी जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। पृथ्वी को 2 भागों में जब कोई रेखा बांटती है तो उससे बृहत वृत्त का निर्माण होता है। इससे बृहत वृत्त 180 बृहत वृत्त बनते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षांश रेखाओं से कितने बृहत वृत्त बनते हैं। हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं से केवल भूमध्य रेखा से ही बृहत वृत्त बन रहा था, जबकि आप देख सकते हैं ध्रुवों पर यह बिल्कुल इसकी त्रिज्या बहुत कम है, और जैसे जैसे ध्रुवों से आते हैं हम, तो इसकी जो त्रिज्या है बढ़ती जाती है, और यहाँ पर आकर के यह पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांट देती है। इसलिए एक बृहत वृत्त अक्षांश से बनता है। देशांतर रेखाओं से कितने बृहत वृत्त बनते हैं, तो हमने अभी देखा 180 बृहत वृत्त बनते हैं। जबकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कितने बृहत वृत्त बनते हैं, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से 181, क्योंकि एक बृहत वृत्त अक्षांश रेखाओं से और 180 बृहत वृत्त आपके देशांतर रेखाओं से बनते हैं। कुल मिलाकर के 181 बृहत वृत्तों का निर्माण होता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से। आप समझ सकते हैं यहाँ से कि भारत का जो समय लिया गया है वह उत्तर प्रदेश के जो मानक समय लिया गया है भारत का, क्योंकि हर प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट का समय होता है, तो इसलिए एक मानक समय लिया जाता है किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए या देश के लिए। तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का समय इलाहाबाद यूपी के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो 82.5 पर है। क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ देखें तो 68 पूर्व से 97 पूर्व तक है। ऐसे में एक जगह जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ से समय पूरा किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो हमने अभी चर्चा की कि प्रत्येक एक देशांतर पर जाने पर किस प्रकार से समय बढ़ता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।